नमस्कार। आज 11 अक्टूबर है। तदनुसार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। अमिताभ बच्चन आज 82 साल के हो रहे हैं और इस 82 साल के पूरे सफ़र में अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन ने खूब सारे रोल किए हैं, न सिर्फ अपने सामाजिक जीवन में बल्कि फिल्मी ज़िंदगी में भी। और यही वजह है कि वो पूरे भारतीय जनमानस पर छाए हुए हैं। कई बार तो जुमले में यह भी कहा जा सकता है कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक स्वयं अमिताभ बच्चन और दूसरे अमिताभ के फैन। लेकिन इस तरह की स्थिति को हासिल करने के बाद, एक किरदार के खुद किरदार बन जाने के बाद, एक नाम के खुद पहचान बन जाने के बाद, एक व्यक्ति का जीवन कैसे हो जाता है, क्या कोई समझ पाता है? हम सामान्य तौर पे ये कह देते हैं कि अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ अभिनेता हैं या उससे आगे भी कुछ है, या कि इस मकाम पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को किस तरह के सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं? इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ अपने फिल्मी क्षेत्र में अनुभव को व्यापकता के साथ, बहुत अनुभूतियों के साथ ग्रहण किया है, बल्कि वो देश के जाने पहचाने ज्योतिषी भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार गणेश की, जो फिल्म, साहित्य और ज्योतिष तीनों ही क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। आज हम उनसे अमिताभ बच्चन के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमिताभ क्यों है, अमिताभ आखिर है क्या। तो इस कार्यक्रम में कुमार गणेश जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और क्योंकि आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, लॉयन एक्सप्रेस के माध्यम से सबसे पहले तो शुभकामना देना चाहते हैं अमिताभ बच्चन को कि वो और दीर्घायु हों और इसी सक्रियता के साथ काम करें। लेकिन पहला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं वो यही है कि इतने रोल कर लिया अमिताभ ने, चाहे उनका सामाजिक जीवन देखें, बेटे के रूप में उनकी भूमिका देखें तो हरिवंश राय बच्चन जब अपनी आत्मकथा लिखते तो उनका एक नया रोल आता है। फिर फिल्मों में काम करने का एक फ्लॉप, एक फेलियर, एक लूज़र से एक सुपरस्टार बन जाना, महानायक बन जाना, एक चीज़ों को आगे पार करते रहना, फिर अपनी कंपनी बनाना, पारिवारिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे हो, अभिषेक की शादी में फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी को नहीं बुलाना और अपने परिवार के लोगों के साथ शादी करना। बहुत सारी ऐसी बातें जिन पे आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जिस मकाम पर अमिताभ बच्चन हैं वहां से सब ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या। एक ऐसा समय जब लोगों को लगता है कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, उस बात को भी अमिताभ बच्चन 22 साल छोड़ करके आ चुके हैं। 60 साल की अवस्था में लोगों को लगता है हम तो रिटायर हो गए, लेकिन उससे भी 22 साल बाद आज भी अमिताभ वहां खड़े हैं जहां पे किसी फिल्म की सक्सेस उनसे जुड़ी होती है। तो पहला सवाल ये होगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अमिताभ बच्चन की बात करें, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे, अब अमिताभ क्या, अब अमिताभ का रोल क्या, इससे बात करेंगे। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मित्रों आपको प्रणाम करता हूं। और हरीश जी, जहाँ तक अमिताभ क्यों है, तो देखिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब चर्चा करते हैं या जब हम चर्चा करना चाहते भी हैं तो एक बात सबसे पहले उभर कर आती है। अमिताभ बच्चन की हमेशा से कभी भी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही है कि वे सिनेमा से इतर कुछ बने या कुछ करें। बहुत प्रकट बात है कि जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद में राजनीति की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र के लिए वे राजनीति में आए। राजीव गांधी के बाहर के कमरे में विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे थे और एक और बड़े राजनेता थे जो इलाहाबाद से एक नाम लेकर आए थे कि इन्हें टिकट देना है। अमिताभ बच्चन वहां पहुंचे तो राजीव अंदर के कमरे में ले गए, दोनों में बात हुई और बाहर निकलकर राजीव गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहा कि अमित लड़ेगा चुनाव इलाहाबाद से। लेकिन अमिताभ बच्चन की महत्वाकांक्षा या आकांक्षा न तो तब थी न बाद में रही। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम जब भी किसी व्यक्ति की भूमिका की बात करते हैं तो इस देश में लोग सबसे पहले सोचते हैं राजनीति में,
राजनीति सबसे पहले उभर कर आती है, बाकी क्षेत्र बाद में आते हैं। तो राजनीति के लिए अमिताभ बच्चन ये बात प्रकटतः कह चुके हैं, और जब 100 बार आदमी अंदर सोचता है मन में, तो एक बार बाहर आती है। यानी कि बाहर से भी अधिक वो अंदर इस बात के लिए ठोस हैं कि राजनीति में उन्हें जाना ही नहीं है। राष्ट्रीय भूमिका की अगर बात करें तो अब ऐसे में अमिताभ बच्चन के पास में एक विकल्प बचता है कि भारत सरकार की कोई योजना विशेष हो, भारत सरकार का कोई कार्यक्रम विशेष हो जिसका वे प्रतिनिधित्व करें, अथवा भारत सरकार उन्हें किसी विशेष प्रतिनिधि के रूप में, भारत के प्रतिनिधि के रूप में विदेश में किसी बड़े आयोजन में भेजें। इससे अधिक अमिताभ बच्चन का इस तरह से राजनीतिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और कोई भूमिका का मामला नहीं बनता है। लेकिन अगर हम इससे अलग हटकर बात करें एक अनौपचारिक परिदृश्य में, तो अमिताभ बच्चन महानता के पर्याय बन चुके हैं। ये तो बहुत साधारण बात हो गई है। कम से कम इस पिछले 7-8 साल के सिनेमा चयन के बाद। लेकिन अब अमिताभ बच्चन इस देश के युवा वर्ग, अब ध्यान देने की बात यह, कमाल ये है 82 साल के आदमी को मैं युवा वर्ग से जोड़ रहा हूं जी। उसका एक कारण है, आपने जो जिक्र किया कि 60 साल से 82 साल, ये 22 साल, तो ये जो 60 साल से 82 साल वाली जो उम्र है ना, इस उम्र का जो मामला कितना बैठा, 22 साल ही बैठा। इस जो अवधि की उम्र अमिताभ बच्चन की, ये इस देश के सिनेमा से इतर जो युवा वर्ग है, जो इस दरमियान युवा हुआ है, थोड़ा युवा से बड़ा हुआ है, ये उसके लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। तो इसलिए गैर राजनीतिक रूप में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अमिताभ बच्चन इस वर्ग के लिए, जिसकी उम्र हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर है, इस वर्ग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इस वर्ग का युवा अमिताभ बच्चन के सिनेमा को भले ही देखे, पसंद करे वो और बात है, लेकिन क्रियाकलापों पर दृष्टि रखे तो उसे देखने को मिलेगा कि जिंदगी की जंग जीतने के लिए आदमी को कैसा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से, अनौपचारिक रूप से अमिताभ बच्चन नाम की इस महान शख्सियत का रोल राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत बड़ा है। लेकिन अनौपचारिक परिवेश में, औपचारिक परिवेश में मैं राजनीति की और किसी रूप में और कोई बड़ी बात इनकी नहीं देख रहा, और ये स्वयं भी अनिच्छुक है, घोर अनिच्छुक है। हाँ, ये आपने जिस तरह से कहा और वो बात की, पहला इनका प्यार अगर है तो वो सिनेमा है। और सिनेमा में भी जो सिनेमा के दिग्गज हैं, अगर अपन बात करें कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने एक बार ये कहा था कि अमिताभ के अभिनय का अभी तक 10% हिस्सा ही बाहर आया है। जब ऋषिकेश मुखर्जी थे तब की ये बात है। उसके बाद में भी अमिताभ ने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारी असफलता और सफलता की खूब सारी बातें अपन बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऋषिकेश मुखर्जी के कहने के बाद क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने अमिताभ के उस 90% को, जो अभी तक अप्रकट था, उसको निकालने में अपनी भूमिका निभाई? मेरा जो सवाल है वो सीधा कल्कि तक भी आता है। कल्कि में इंटरवल के बाद में, लगभग इंटरवल से थोड़ा सा पहले वो फिल्म में आते हैं और सब पे छा जाते हैं। लेकिन क्या ये जो छा जाना है, ये तो अमिताभ होना है, किसी फिल्म में छा जाना मतलब अमिताभ होना है। लेकिन क्या वो ऋषिकेश मुखर्जी का जो उनका एक मापदंड था, पता नहीं उनका क्या मापदंड था, उन्होंने कहा कि 10% हिस्सा अभी तक अमिताभ का अभिनय का बाहर आया है, तो वो जो 90% हिस्सा है ऋषिकेश मुखर्जी, आपने गहन विश्लेषण भी किया है, लगातार आप फिल्मों के बारे में भी आपका ज्ञान जो है वो अपडेट भी आप करते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जो 90% था उसमें से भी कुछ बाहर निकला है? इस पर अपन बात करें। देखिए, ऋषिदा की जहां तक बात करें तो ऋषिदा एक बहुत बड़े स्कूल से थे, और वो विमल राय का स्कूल था। विमल राय के स्कूल वाले जितने लोग हैं उनमें सबसे अधिक प्रतिभावान ऋषिदा निकले, ऋषिकेश मुखर्जी। और ऋषिकेश मुखर्जी यानी विमल राय के स्कूल की जो ट्रीटमेंट है, सिनेमा के ट्रीटमेंट, वो भावना परक है। वे आदमी के अंदर से भावना निकाल कर लाते हैं। वो चाहे अमिताभ बच्चन की बात करें और चाहे दिलीप कुमार की बात करें, दोनों में गजब की समानता है। तो वो जो ऋषिदा का स्टेटमेंट था कि जो 10% या 90% नहीं है, यहाँ उनका आशय इस बात से था कि एक डायरेक्टर वो होता है जो अभिनेता को अपने रोल में ढालता है जी, और एक डायरेक्टर वो होता है जो अभिनेता के आधार पर फिल्म बनाता है। उस मामले में मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जी, यश चोपड़ा, ये हुआ करते थे। लेकिन वो 10% से अलावा आगे जो अमिताभ का है,
देखिए, अमिताभ बच्चन की 3 पारियां मानेंगे। एक पारी फ्लॉप वाली, दूसरी पारी सफल होने से जंजीर से लेकर उनकी जो ABCL फ्लॉप हुई और वो गायब 5 साल के लिए छुट्टी लेकर चले गए, और तीसरी पारी उसके बाद की है, KBC पदार्पण की। हाँ, KBC से आरंभ हुआ। KBC बागबां और ये हाँ बिल्कुल, थिएटर में बागबां और वैसे KBC, वहां से मृत्युदाता फिल्म तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना सिद्ध हुई, तो भूल जाते हैं उसे। ये तीसरी पारी में हुआ ना, तो हम एक व्यक्ति को तो श्रेय दे नहीं सकते कि उसने 10% को और बढ़ाया है, निकाला है, लेकिन 5-7 नाम है, उन नामों को अगर हम थोड़ा थोड़ा श्रेय दे दें तो ठीक रहेगा। और उसका आखिरी नाम फिलहाल कल्कि तक आता है। तो इन लोगों ने मिलकर, पीकू है, ठीक है, उसके अलावा आपका बदला फिल्म है। अब बीच में होता है कभी कभी कि कोई एक मजाकिया फिल्म बना लेता है, तो बंटी और बबली भी आ गई, जिसमें अमिताभ से लिया ही है थिएटर ने। बूम जैसी भी हाँ, बूम जैसी भी आ गई, आंखें हैं, अक्स, इन्होंने अमिताभ बच्चन के आधार पर फिल्म बनाई है। लेकिन अमिताभ बच्चन को कोई विशेष भूमिका में डालना, उसका तरोताजा उदाहरण है कल्कि। ये जो चीज है, तो इस मामले में अब उसका कारण ये है, आप एक सामान्य प्रश्न कर सकते हैं, इतने लोगों को क्यों श्रेय दें भाई, वो ज्यादा प्रतिशत निकालने का। अब होता है ना कि ऋषिदा और वो विमल रॉय का स्कूल तो थे बड़े बड़े ट्रक, तो उन ट्रक का वो जो पीछे डाला इतना बड़ा होता था कि उसमें खूब सारी सामग्री आ जाती थी। अब ये सब छोटे छोटे से वो मालवाहक जो गाड़ियां हैं वो हैं, तो ये 10 गाड़ियां मिलकर भी उस एक ट्रक के बराबर नहीं हो सकती। मतलब ये लोग हैं प्रतिभावान, चाहे हम कल्कि के निर्देशक की बात करें, दूसरों की करें, किसी की भी करें, लेकिन ये उतने बड़े परिमाण में, या तो कोई सिनेमा ही नहीं जानता, इनमें से अच्छी समझ नहीं रखता स्क्रिप्ट की, या कोई कैरेक्टराइजेशन की नहीं रखता, कोई निर्देशी ट्रीटमेंट की नहीं रखता, थोड़े थोड़े सब कर रहे हैं, तो सबको मिला करके। लेकिन निश्चित रूप से अमिताभ बच्चन की तीसरी पारी में अगर ऋषिदा जिंदा होते, अब तक होते, वे अवश्य कहते अमिताभ बच्चन के अंदर से अब वो चीज बाहर आ रही। और ध्यान देने की बात है, अमिताभ बच्चन की सफलता की दूसरी पारी में ऋषिदा ने जो उनके साथ काम किया, वो बिल्कुल शुरू के दौर में किया, बाद के दौर में नहीं किया। बाद के दौर में ऋषिदा अमोल पालेकर की तरफ चले गए थे, झूठी फिल्म आई 80 के दशक में, शुरू में वो राज बब्बर की तरफ चले गए थे। उन्होंने गीतकार बदले, संगीतकार बदले, अमिताभ बच्चन के बाद नायक भी बदल दिए। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिर काम नहीं किया, अमिताभ बच्चन के साथ फिर काम नहीं किया। तो उसका एक कारण था, ऋषिदा को लगता था कि मसाला फिल्मों के वन मैन इंडस्ट्री के जिस दौर में अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं, तो वहां ऋषिदा के लिए कुछ बनता नहीं है, कुछ बचता नहीं है, क्योंकि वो जिस ढंग की फिल्म मेकिंग उनकी थी, उस ढंग की फिल्म मेकिंग बाद में आई ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बनी। तो इसलिए अमिताभ बच्चन का वो बिल्कुल 10% के बाद का हिस्सा निकला है बाहर, प्रतिभा का दोहन हुआ है। लेकिन फिर भी ये वो हीरो की खान है जिसके लिए और खुदाई चाहिए, वो खुदाई चाहिए, हीरो की खान है। और यहीं से एक सवाल उभर करके आता है कि जैसा आपने बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी विमल रॉय की स्कूल से निकले थे जी। एक बहुत बड़ा सवाल उभर करके आता है कि अमिताभ बच्चन कौन सी स्कूल से निकले, अभिनय की कौन सी पाठशाला से निकले। बहुत सारे उन पे आते हैं कि आप पेरेंट्स का अभी रहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये जवाब आपको देना है। मेरा सीधा सवाल है कि अमिताभ बच्चन अभिनय की कौन सी पाठशाला के स्टूडेंट हैं, और मैं स्टूडेंट कह रहा हूं। जी देखिए, पहली बात तो है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन पर किसी भी स्कूल की छाप नहीं लग सकती जी। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, अमिताभ बच्चन ने एक नज़र फिल्म के वक्त में, और ध्यान देने की बात है, जया बच्चन के यानी कि जया भादुड़ी तब के उनके करियर में एकमात्र फिल्म है जिसमें उन्होंने तवायफ की भूमिका की, और वो अमिताभ बच्चन के करियर को सहारा देने के लिए। ठीक है, एक नज़र फिल्म और उसके आसपास में 2 अनजाने की बात कर रहे हैं, तो 2 फिल्में और यहाँ याद आ रही है, रास्ते का पत्थर और एक फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये 4 फिल्में ऐसी थी जिन फिल्मों में लगा कि अमिताभ बच्चन पर कहीं न कहीं एक कलात्मक फिल्मों की छाप है। चाहे वो हम बासु भट्टाचार्य का, हालांकि उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन उस तरीके बासु चटर्जी की बात कर लें, ऋषिदा के साथ तो काम उन्होंने बाद में किया, आनंद से ऋषिदा के साथ आए। तो वो जो स्कूल था, उस स्कूल को हम स्कूल ही नहीं कह सकते क्योंकि वो तो ऐसे था कि जैसे पर्सनल ट्यूशन वाली बात हो गई। ठीक है, उसके बाद ऋषिदा के साथ है, तो ऋषिदा के स्कूल के भी विद्यार्थी नहीं बन सके। आलाप फिल्म को अगर हम देखें तो वहां ऋषिदा हावी नहीं, अमिताभ बच्चन हावी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की वो जो हेयर स्टाइल है आलाप फिल्म है, वो उनके कैरेक्टर के साथ मैच ही नहीं करती।
अब ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे बालों वाला कोई बंदा है वो संवेदनशील साहित्यकार या गायक नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि देखने वाले के यहाँ दिमाग में एक चीज क्लिक करती है कि ये आदमी ये काम करता है तो संभवतः इसका ये गेटअप होना चाहिए। वहां ऋषिदा पर अमिताभ बच्चन हावी हो गए थे कहीं न कहीं, हालांकि बहुत बड़े स्टार नहीं बने थे, लेकिन मगर आनंद की अगर बात करें और नमक हराम की बात करें तो ये मानना पड़ेगा कि अमिताभ बच्चन पर प्रारंभिक दौर में अगर किसी की छाप रही मानी जाए तो वो ऋषिदा थे। और मैं समझता हूं कि अमिताभ बच्चन के जीवन की, पूरे जीवन की सबसे बड़ी पहली धरोहर यही है कि ऋषिदा से उन्होंने बहुत सीखा। अब दूसरी बात स्कूलिज्म की बात करें तो दूसरा स्कूलिज्म जैसा ऐसा कुछ रहा नहीं। हालांकि ये बात ठीक है कि उन्होंने एंग्री यंग मैन की जो टोन पकड़ी, वो टोन पकड़ी प्रकाश मेहरा के यहां से। प्रकाश मेहरा भी उसे बरकरार नहीं रख पाए। जंजीर वाली टोन बाद में अमिताभ बच्चन की कहीं नहीं दिखती है। प्रकाश मेहरा वो फिर वहां से उठाकर अडॉप्ट करके ले जाते हैं। दीवार में यश चोपड़ा ले जाते हैं, शक्ति में वो रमेश सिप्पी ले जाते हैं, वो अलग अलग लोग ले जाते हैं। दीवार में अमिताभ बच्चन की टोन जंजीर से ज्यादा खतरनाक है, जबकि यश चोपड़ा को क्रेडिट ही नहीं जाता कि आपने एंग्री यंग मैन बनाया। जन्म दिया प्रकाश मेहरा ने, बनाया यश चोपड़ा ने, पाला पोसा रमेश सिप्पी ने, मनमोहन देसाई का तो एक ट्रैक ही अलग रहा है। तो अमिताभ बच्चन पर किसी एक स्कूल का क्रेडिट दे देना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर छाप रही है कुछ अंशों में तो ऋषिकेश मुखर्जी की, और बाद के दौर में तो जितने लोगों ने उनके साथ काम किया फिल्मकारों ने, तो उन पर अमिताभ बच्चन की खुद के स्कूल की छाप रही है। अमिताभ बच्चन असल में क्या हुआ, ऋषि दीवार और ये मनोज कुमार साहब की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, इन दोनों के बीच का जो गैप है, अवधि है, बमुश्किल ये 2 से 2.5 साल की अवधि है, अधिकतम 2.25 साल। 74 की दीवार है और 76 के आसपास की रोटी कपड़ा और मकान है। ये जो बीच का अंतर है ना, बहुत गौर करेंगे आप तो आपको लगेगा कि मात्र एक फिल्म से अमिताभ बच्चन पर मनोज कुमार की छाप आ गई। और ये मनोज कुमार की छाप आपको कहां कहां दिखती है? ये आपको वहां दिखती है कि जब प्रकाश मेहरा की एक्शन फिल्मों में या मनमोहन देसाई की जो एक फिक्स ट्रैक की फिल्म है, इन फिल्मों के बीच बीच में काफी ऐसे सीन है जब अमिताभ बच्चन लगता है अपने अंदर वाले से बोल रहे हैं। और ये चीज मनोज कुमार से अमिताभ बच्चन खुद भी एक बार जिक्र कर चुके हैं कि मैंने पंडित जी से इस चीज को लिया। तो यहां ये जो समय था, इस समय अमिताभ बच्चन का एक रूपांतरण हुआ। रोटी कपड़ा और मकान के बाद अमिताभ बच्चन खुद एक स्कूल बन गए कि उनके हिसाब से उनसे बाद के फिल्मकारों ने सीखा। तो स्कूलिज्म तो ये रही है। जब आप ये बात कहते हैं तो एक सहसा ही आप पूरा एक जंजीर के बाद में दीवार तक की बात करते हैं, शक्ति तक की बात करते हैं, तो एक सवाल आता है, क्योंकि इस पे बड़ा जो क्रिटिक्स है उन्होंने भी ये बात कही है कि क्या शक्ति के आते आते अमिताभ इतने विराट हो गए थे कि उनके सामने विराट जो अभिनेता होते थे वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उसका लूज होता था, क्योंकि रंगकर्म की भाषा में हम सब ने रंगकर्म की दुनिया से भी वाबस्ता है हम लोग, तो वहां पर अगर स्टेज पे किसी व्यक्ति के जेब में हाथ चले जाते तो ऐसा लगता है कि इसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। और शक्ति में जब अमिताभ और दिलीप कुमार की बात होती है तो दिलीप कुमार के हाथ जो हैं वो उनकी जेब में होते हैं। मुझे नहीं पता, आप फिल्म के पंडित हैं, फिल्म के बारे में जानते हैं, मुझे ये नहीं पता कि क्या ये निर्देशक ने चाहा था। अगर निर्देशक ने नहीं चाहा था, और चूंकि दिलीप कुमार रंगमंच के अभिनेता थे, अमिताभ ने तो रंगमंच कम किया था, लेकिन दिलीप कुमार तो रंगमंच से जुड़े हुए थे, तो क्या ये जो उनका विराट व्यक्तित्व था वो उस समय के विराट व्यक्तित्व पर इस तरह से भी हावी होता है? हालांकि उसके बाद में तो अपन बात करते तो शाहरुख खान जैसे दिग्गज भी अमिताभ के सामने मोहब्बतें में अमिताभ की एक्टिंग करते हैं, तो वो तो एक बात की बात है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो पर्टिकुलर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर के है। देखिए, जहां तक टकराव की बात है, पहले तो हमें शक्ति फिल्म का सारा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये रोल तो राज बब्बर का था जी। राज बब्बर को ऑफर हुआ और साइन होने के कगार पर था मामला कि एग्रीमेंट साइन करते एडवांस होता, वहां तक था। अचानक एक दिन सूचना मिलती है राज बब्बर को कि वे फिल्म में नहीं है। अब इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि राज बब्बर की जगह अमिताभ बच्चन आने के बाद भी स्क्रिप्ट में फेरबदल नहीं हुआ। अब आप स्क्रिप्ट में राज बब्बर को रखकर देखिए कि वे कितने आक्रोशित दिखते। ठीक है, क्योंकि वजह क्या है, दिलीप कुमार के साथ राज बब्बर ने मजदूर फिल्म की थी, और मजदूर फिल्म में दिलीप कुमार ने जो एक पकड़ देखी, इंसाफ का तराजू में राज बब्बर तो बाद की बात है, वो जो देखी पकड़, तो दिलीप साहब ने ये कहा कि भाई ये लड़का ठीक रहेगा।
हालांकि ये किस्सा राज बब्बर के साथ दोहराया गया था जिसमें नमक हलाल भी थी, मगर मैं शक्ति तक सीमित रहूँगा। तो वो हटाने के बाद में स्क्रिप्ट में चेंज नहीं हुआ, यानी ये देखिए, ये फ्रेम बनाया गया था स्क्रिप्ट का, ये राज बब्बर के लिए था, लेकिन इस फ्रेम में फिट किया गया अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन की जो एक एक्टिंग है ना, एक्टिंग मेथड एक्टिंग है ना, मेथड एक्टिंग नहीं, एक्टिंग मेथड ये, और राज बब्बर का जो एक्टिंग मेथड है, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन दोनों में खास बात है कि जब भी कोई ऐसा सीन आता है जिस सीन में बोलना कम है और बताना ज्यादा है, जाहिर करना ज्यादा है, तो राज बब्बर भी जेबों में हाथ डालते हैं। ठीक है, आप तो रंगमंच से पूरा ही जुड़ा। हाँ, आप तो ऐसे न थे। फिल्म का एक गाना है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसमें रफी साहब की आवाज में, और जो दीपक पाराशर गाते हैं, जिनको कि उस वक्त दूसरा अमिताभ कहा जाता था, शराबी फिल्म तक तो बहुत बड़ी बात होने लगी थी। तो दीपक पाराशर गाना गाते हैं, राज बब्बर उस सीन में बोलना है, बिना बोले हाथ जेबों में डाल देते हैं अपने। अब रहा सवाल शक्ति में दिलीप साहब और अमिताभ जी का, तो अमिताभ बच्चन के लिए दिलीप कुमार ने, मुशीर रियाज इसके प्रोड्यूसर थे, साला जीजा थे दोनों, और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत कमाया था। तो उसके बाद में जब रियाज का अपहरण हो जाता है और खान बंधु जो होते हैं पठान, वो ले जाते हैं, उससे ठीक बाद में छुड़ा के ले आते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाए, दिलीप साहब कहते हैं कि मैं ये चाहता था कि किसी भी फ्रेम में ये नहीं लगे कि दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं जी, मैं नहीं चाहता था, क्योंकि फिल्म के लिए वो अच्छी बात नहीं होती। तो इसीलिए, और अमिताभ बच्चन, देखिए क्या है कि अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ी देन है ना, वो है इस आदमी का संस्कारित होना। संस्कारित होने का तात्पर्य कि इस आदमी ने ऐसे ऐसे मुद्दों पर भी इस तरीके से बयान दिया कि जिसमें किसी के प्रति भी अभद्रता या अपमान नहीं लगे। ऐसा कभी नहीं किया, ये बहुत बड़ी प्यारी बात है, वरना फिल्म उद्योग में तो उज्जड और बदतमीज लोग भरे पड़े हैं। तो अमिताभ बच्चन से जब कहा गया तो उन्होंने यही कहा था कि साहब देखिए, फ्रेम में जब दिलीप साहब जैसा आदमी हो तो आपको अपना पूरा झोंकना पड़ता है। अब उसमें जिस दृश्य की आप बात करें उसे याद कीजिए। उसमें दिलीप कुमार क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन की तरफ सिर्फ क्षणिक देखते हैं, लुक ही नहीं फेंकते हैं, और अमिताभ दिलीप साहब की तरफ अमिताभ बच्चन लुक नहीं फेंकते हैं। दोनों ने अलग अलग एंगल लिए हैं। अब रमेश सिप्पी से पूछा गया कि ये क्या चक्कर था, क्योंकि वो एक सीन, एक क्लासिक सीन बन गया जिस सीन की हम बात कर रहे हैं। तो रमेश सिप्पी से पूछा गया ये क्या था, ये आपने कहा था या उन लोगों ने अपने हिसाब से किया? तो बोले रमेश सिप्पी कि देखिए, मेरा कद तो उन दोनों के मुकाबले छोटा था, लेकिन निर्देशक था, तो मेरा एक ऐसा विचार था कि फ्रेम टाइट नहीं हो जाए, फ्रेम टाइट नहीं हो, क्योंकि उसमें राखी भी थी उसी फ्रेम में, फ्रेम टाइट नहीं हो जाए, इसलिए मुझे फ्रेम को मेंटेन करना था। तो मेंटेन करने में दिलीप साहब ने क्या किया कि अपने हाथों की गति को रोक दिया, और अमिताभ बच्चन ने अपने हाथों को कोहनी से नीचे काम लिया। कोहनी, हाँ, तब जब फ्रेम को टाइट होने से बचाना होता है ना, तो फिल्मकार क्या करते हैं कि हाथों की कोहनी के नीचे इस तरह इतना ही काम लेते हैं, ये पूरा वाइड एंगल नहीं बनाते हैं। और दिलीप साहब ने जब जेब में हाथ डाल लिए, तो फिर जेब में हाथ डाले, कोई शांत भाव से आपको जवाब देता है तो आप चिल्ला कर नहीं बोल सकते उसकी टक्कर में। तो अमिताभ बच्चन को ये आवश्यकता पड़ी कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने तो शॉट जो है वो खींच लिया, तो उन्होंने फिर अपने हाथों की गति को विराम दे दिया। बहुत ही शास्त्रीय बात है जो आपने पकड़ी है। सामान्य तौर पर इस तरह की चीज़ों में यही लगाया जा सकता है कि शायद वो उन्होंने कॉन्फिडेंस खो गए होंगे या कुछ भी होगा, लेकिन आपने शास्त्रीयता के साथ एक बात रखी। इसी शास्त्रीयता, फिल्म की जो शास्त्रीयता है, उस पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ये बात मैंने अमिताभ बच्चन से उनके से जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी कही थी कि क्या आप मेथड एक्टिंग करते हैं? तो उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार एक बार बात को टाला कि मुझे तो नहीं पता कि मेथड एक्टिंग क्या होती है, लेकिन आपने बात की एक्टिंग का मेथड। जी, एक्टिंग का मेथड, मेथड एक्टिंग, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। और हम सबको पता है कि अपने रोल के लिए अमिताभ बच्चन कितना ज़्यादा अपने आप को झोंक देते हैं। अभी आपने भी कहा एक्टिंग का जो मेथड है, उसको लेकर के एक बात अमिताभ बच्चन के लिए आती है कि अमिताभ 24 घंटे के अभिनेता हैं। वो जब अपने घर में भी जाते हैं तो उनको वो अपना अमिताभ होना नहीं छोड़ पाते। 24 घंटे के अभिनेता है। ऐसा व्यक्ति जिसने सर्वस्व समर्पित एक्टिंग को कर दिया है, वो कैसे, दो सवाल है इसके साथ, कैसे तूफान, गंगा जमुना सरस्वती, एक दो फिल्मों के और भी नाम है, अजूबा, हल्के मूड की फिल्में वो क्यों कैसे स्वीकार कर लेता है? नंबर पहला सवाल तो ये। दूसरा ये सवाल आता है कि
ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसी फिल्में ही की, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी है। तो कहीं ना कहीं तो उनका दिमाग अप्लाई करता होगा, उनका माइंड अप्लाई करता होगा कि मुझे ये करना है। तो उनका फिल्मों के सिलेक्शन का मेथड क्या है? मेथड सब वापस घूम करके आ रहा है आपके बीच में। जी। उनके फिल्मों के सिलेक्शन का मेथड क्या है? चाहे वो फ्लॉप फिल्में करते हो, चाहे वो हिट फिल्में करते हो। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कल्कि का बिल्कुल है, बहुत सारे जो अमिताभ के फैन थे वो तो निराश होने लगे थे कि अमिताभ आखिर आएगा कहां पे, और जब अमिताभ आता है तो वो सब पे ही छा जाता है। तो ये जो है वो उनको क्या ये पता होता है? क्या वो इतना विजुलाइज कर लेते हैं कि नहीं अब यहां पे आकर के क्या करना है? तो ये सिलेक्शन का जो मेथड है, ये हमारा सवाल है। सबसे पहले तो आते हैं एक्टिंग मेथड और मेथड एक्टिंग पर। मेथड एक्टिंग का माने ये होता है कि आप जो भूमिका कर रहे हैं, उस भूमिका का जो शॉट लिया जाना है, जो सीन फिल्माया जाना है, उससे संबंधित अपनी सांसारिक भौतिक प्रैक्टिस अभ्यास करके आते हैं। बहुत छोटे रूप में एक बात बताऊं कि जैसे अब दिलीप साहब है, दिल दिया दर्द लिया एक फिल्म थी, और फिल्म खैर फ्लॉप हो गई, अलग बात है। म्यूजिक बड़ा हिट था वहीदा रहमान और प्राण साहब के साथ। उसमें एक सीन होता है कि दिलीप साहब को बहुत ऐसे लगता है दौड़ के आ रहे हैं, पसीने से भरे पड़े हैं, लथपथ हैं, और उन्हें डायलॉग डिलीवरी करनी है। वहां पर एक ऐसा सीन था, दिलीप साहब उसके लिए कई किलोमीटर की दौड़ लगा कर आए। अच्छा, सच में दौड़ लगा कर आए, पसीने से लथपथ, और वो सीन की यार फर्स्ट टेक ओके हो गया। ये है मेथड एक्टिंग। मेथड मुझे झाड़ू देने का सीन करना, तो मैं पहले अभ्यास करके आ रहा हूं कि झाड़ू दिया जाएगा तो मेरा हाथ ऐसे जाएगा, घुटने ऐसे होंगे, मेरे चेहरे पर भाव क्या होंगे, कैसे होंगे, है ना। क्योंकि सलमान खान तो हर फिल्म में, आमिर, सलमान, ये लोग जो शाहरुख, ये तो वही होते हैं, रोल कुछ भी हो। तो वो अमिताभ बच्चन के यहाँ क्या, जब देखिए अमिताभ बच्चन जैसा आदमी, ये ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा आदमी जो बोलता है ना, तो उनके शब्दों के बीच में क्या अर्थ छुपा है वो ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ये तो कहते थे कि कविता शब्दों में नहीं होती, शब्दों के बीच के स्पेस में, खाली जगह में होती है। अब मैं ये कहता हूं अमिताभ बच्चन जैसा आदमी, जैसा यानी अमिताभ एक टाइप है, अमिताभ एक व्यक्ति नहीं, एक वर्ग का नाम है। ऐसा आदमी जब बोले तो अंदर क्या छुपा है। जब अमिताभ बच्चन ये कहते हैं ना, और खासकर मैं उस इंटरव्यू की बात करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा भाई मैं मेथड एक्टिंग नहीं जानता, उसका कारण है उस परिवेश में उस समय ऐसे कई इंटरव्यू घूम रहे थे जिसमें लोग अपनी मेथड एक्टिंग का गुणगान कर रहे थे, और वो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन पर चोट भी करते थे। वो एकलव्य फिल्म से पहले, हाँ, वो चोट करते थे। तो आदमी जब भी कुछ बोलता है ना, तो उस समय के परिवेश में क्या घुल रहा है, फैल रहा है, व्याप्त है, उसे देखना चाहिए। वो हर बात जो होती है वो प्रसंग से संबंधित होती है। 50 साल पहले का गई बात किस प्रसंग में थी, आज किस प्रसंग में। तो पहली बात तो मेथड है। दूसरी बात है अमिताभ बच्चन का एक्टिंग मेथड। अमिताभ बच्चन का एक्टिंग मेथड जो है ना, सबसे बुरा था वो था रोटी कपड़ा और मकान के बाद में, बल्कि हम वहां आ जाएं, गोलमाल फिल्म अमिताभ बच्चन ने कैमियो किया था। तो लगभग वही 77 में इमरजेंसी के बाद में मनमोहन देसाई की 5 फिल्में रिलीज हुई, 5 सुपरहिट थी एक साल में। वहां से जो उनका गिरना शुरू हुआ वो अमर अकबर एंथोनी और नसीब और शराबी, ये ठीक ठाक। लेकिन उसके बाद तो क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन वो एक्टिंग मेथड वाली करते ही नहीं थे, आए शॉट दिया चले गए, फिल्म हिट हो गई, क्योंकि उन लोगों की फार्मूला फिल्में हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन का अगर एक्टिंग मेथड देखना है तो आपको तीसरी पारी में देखना पड़ेगा या रोटी कपड़ा और मकान से पहले देखना पड़ेगा। उसमें एक खास बात है, रोटी कपड़ा और मकान से पहले के अमिताभ बच्चन का एक फ्लो है, एक प्रवाह है। उस प्रवाह में उनकी पूरी फिल्म निकलती है, आपको रुकना नहीं पड़ता जगह जगह। जैसे वंदे भारत ट्रेन चलती है, रुकती तो वो भी 2-3 जगह, मान लीजिए बीकानेर शुरू होगी तो भी रुकेगी, जयपुर दिल्ली लेकिन उसका रुकना फिर भी रुकना नहीं है। तीसरी पारी के जो अमिताभ बच्चन है, ये इनका एक्टिंग मेथड है। इन्होंने क्या किया, जब इनके सामने आंखें फिल्म आई, देखिए अमिताभ बच्चन के सामने बूम जैसी भी फिल्म आई जो इनके करियर पर सबसे बड़ा दाग है, क्योंकि कमिटमेंट था। और लेकिन क्या होता, हाँ मैं उसी पर, आपका जो प्रश्न था ना कि ये स्क्रिप्ट चेंज फिल्म लेने का आधार क्या होता है, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको कभी कभी दोस्ताने भी निभाने पड़ते हैं भाई। आप कैसे मना कर सकते हैं। अब दोस्ताने निभाने की हद ये होती है कि दोस्ताना या आपसी प्रेम संबंध, कि इनके जो मेकअप मैन है सावंत साहब ने कहा सर मेरी फिल्म, तो उन्होंने गंगा करे के एक भोजपुरी फिल्म में रोल किया था। अब अमिताभ बच्चन भोजपुरी, लेकिन वो होता है प्रेम संबंध। अमिताभ बच्चन रिश्ते निभाने में माहिर है,
बहुत माहिर है, भले चाहे इनको लोग कुछ भी दोष देते हो। ये आदमी रिश्ते निभाने में इतना माहिर है कि इस आदमी का ये मानना पड़ेगा कि साहब सीखो। एक बार वादा कर लिया, कैसे सूरमा भोपाली फिल्म बना रहे थे जगदीप, उससे पहले की बात है, कमिटमेंट था। हाँ, शोले के समय की बात है। शोले के समय में वो जगदीप का शूट चल रहा था, टाल वाला, लकड़ियों की टाल वाला हो गया। तो उस दिन अमिताभ बच्चन और ये सब बैठे थे, सिप्पी साहब और रमेश सिप्पी। तो वो बोले कि वो उनका नाम, असली नाम कुछ और था, जाफरी इनकी सईद जाति, इश्तियाक अहमद हाँ, जाफरी। ऐसा कुछ। तो बोले यार जाफरी साहब, आप जो फिल्म क्यों नहीं बनाते? तो जगदीप ने, वो थोड़ा सा होता है ना, एक अरबपति आदमी आप और हमारे जैसे साधारण आदमी से कहे कि यार आप भी जो है वो मर्सिडीज क्यों नहीं ले लेते? तो वो चेहरे पे फीकापन आ गया। बोले साहब हमारी फिल्म में कौन रोल करेगा, कौन देखेगा? तो अमिताभ बच्चन ने वादा किया, मैं करूँगा, आप मेरे लिए रोल रखना। तो सूरमा भोपाली बनाते समय जगदीप ने याद किया कि अमित जी, बोले हाँ, और सहर्ष किया। कारण क्या है? कारण ये है कि इस आदमी ने अपना एक लाइफ मेथड बनाया। अब मैं उसी पर आ रहा हूं कि 24 घंटे एक्टिंग, लाइफ मेथड बनाया हुआ। ये तो एक्टिंग मेथड हो गया, लाइफ मेथड। देखिए क्या होता है, आपने अजूबा और तूफान, गंगा जमुना सरस्वती, जादूगर, इन फिल्मों का जिक्र किया है। असल में क्या है, इनकी शुरुआत होती है अमर अकबर एंथनी से, इन सब की शुरुआत। ये जो एक अंदर पूरी प्रक्रिया अमिताभ की दिखती है, हल्की फुल्की फिल्मों की, हास्य कलाकार भी खुद के बन जाने खुद, ये परंपरा फिर दिलीप साहब तक जाती है। दिलीप साहब जब ट्रेजेडी फिल्में कर करके डिप्रेशन में चले गए, तो डॉक्टरों ने कहा कि लाइट मूड की फिल्में करो। तो उन्होंने कोहिनूर जैसी शुद्ध रोमांटिक फिल्में की। उसके बाद राम और श्याम की। राम और श्याम में एक दृश्य है, उसको अमर अकबर एंथनी ने वैसा के वैसा लिया। हाँ, शीशे वाला, कॉमेडी वाला। बिल्कुल। तो देखिए, अब इसे कॉपी कहकर हम इसकी निंदा नहीं करेंगे, बिल्कुल है कॉपी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉपी भी इतनी प्यारी होती है कि जी करता है कि हाथ चूम लूं करने वाले के। कॉपी है, मौलिक नहीं है अमर अकबर एंथनी की दृष्टि, लेकिन इस तरीके। तो वो जो बीज पड़ा, और अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के बाद अमिताभ बच्चन ऐसे व्यक्ति रहे जो सुपरस्टार के साथ साथ सुपर कॉमेडियन भी बन गए। एक कॉमेडियन की दुकान बंद अमिताभ बच्चन ने की, दिलीप कुमार के बाद बंद नहीं दुकान, क्योंकि और कोई इतनी कर नहीं सका। यहां से लाइट मूड की फिल्में और लाइट फिल्में करना, तो ये जो थी, ये अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी गलती थी। एक तो अमिताभ बच्चन क्या करते कि जो अपने रूटीन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा और प्रकाश मेहरा, राकेश कुमार, याराना वाले, बाद में टीनू आनंद भी इसी ग्रुप में जुड़ गए। हालांकि टीनू आनंद ने कालिया रूटीन की फिल्म दी, लेकिन मैं आजाद हूं बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म थी। अमिताभ बच्चन के जो 10% से ज्यादा निकलवाने में वो फिल्म का बहुत, और वो पहली फिल्म थी, बिल्कुल उस दौर में पहली फिल्म थी वो। वहां से लोगों को लगा यार अमिताभ बच्चन को ऐसे रोल भी दिए जा सकते हैं, वरना लोग तो अमिताभ बच्चन को इंसानियत फिल्म जैसे रोल देते थे, क्रोध फिल्म जैसे रोल। इंसानियत और क्रोध फिल्म में हालत क्या थी, जैसे इंसानियत के जो हैं ये टोनी और टीटो प्रोड्यूसर आए और साहब एक गेस्ट अपीयरेंस है, और फिल्म शूट होते थे, पूरा जो मुख्य भूमिका है वही अमिताभ बच्चन की हो गई। तो यहां से क्या होता है कि एक कारण है, देखिए जब कोई आदमी एक स्तर पर आ जाता है ना, आप जब एक बहुत बड़े किरदार के रूप में संसार में, समाज में स्थापित हो जाते हैं ना, तो आप मंच पर बैठे हैं, वहां आपको प्यास लगी है, तो आप दूसरों के, आम आदमियों की तरह वहां पानी भी नहीं मांग सकते। और फिर धीमे धीमे क्या होता है कि आप असली रिहर्सल तो घर में करते हैं, सेट पर रिहर्सलें नहीं होती हैं। सेट पर तो आप शूट करते हैं, रिहर्सल का थोड़ा सा नमूना होता है, शूट कर लिया, टेक ले लिया। असली रिहर्सल आपकी निजी जिंदगी में होती है। एक दूसरा, एक और कारण है, अमिताभ बच्चन के साथ एक लेगेसी थी जी शुरू से, बिल्कुल बाबूजी की, हरिवंश राय जी की। साहब आप कैसे उस आदमी से छिछोरेपन की, सतहीपन की उम्मीद कर सकते हैं? और ऐसा हुआ भी, उन्होंने जब लावारिस में वो गाना गाया तो लोगों ने कहा कि कैसे ये लावारिस में वो, उसके अलावा देश प्रेमी फिल्म में गाना गया था, हाँ, लुंगी पहनकर, वो महमूद स्टाइल, हाँ, कोटी पटाना भी काम अपन का, ताने दिन तंदाना तंदाना, है ना। तो उस समय वहीदा राम ने कहा भी था, वहीदा रहमान ने कहा था, अरे अमित जी को लुंगी पहनकर ये इस तरीके का डांस करने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने किया, वो उन्होंने आपस के लिए करे। लेकिन अमिताभ बच्चन की जहां तक 24 घंटे की एक्टिंग का सवाल है, अभिषेक बच्चन इस बात की ताकीद कर चुके हैं कि वो बिल्कुल पिता की तरह प्यारे पिता थे।
अभी भी हैं, बचपन में जब वो छोटे थे अभिषेक वगैरह तब भी थे, लेकिन प्यारा पिता होने का मतलब कोई जोकर होना ही जरूरी थोड़ी है। जी। अच्छा इंसान, घर में अच्छा पति, अच्छा पिता साबित होने के लिए एक आदमी का कार्टून बनना जरूरी थोड़ी है भाई। वो गंभीर रहते भी मुक्त, घर के अंदर तो संतान और पत्नी के लिए रहता है ना, तो वो तो गवाही देते हैं कि बिल्कुल थे। अब एक्टिंग जिसे दूसरे लोग जल भून कर कहते हैं 24 घंटे एक्टिंग करते हैं, तो भाई जिस आदमी ने अपने अपने रोम रोम में एक्टिंग को ही समाहित कर रखा, जो कहता है सिनेमा ही मेरा जीवन है, सिनेमा ही मेरा सब कुछ है, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि बाहर जाए और लोगों के बीच में चुटकुले सुनाए? वरना आप कभी अमिताभ बच्चन को वैसे सुनकर देखिए, किसी कोई और विषय देकर देखिए। सार्वजनिक रूप से अमिताभ बच्चन का साहित्यिक आधार बहुत दृढ़ है, और ये बात तब पता चलती है जब एबी बेबी उन्होंने कैसेट निकाला, और आपके सौजन्य से मैंने आपके यहाँ कितनी बार सुना है एबी बेबी, एबी बेबी कैसेट। मैं समझ वीर एक थी, हाँ, एक रहन वीर, एक रहन वीर, तो ये जो थी, या लाओ लैया सैया से लाओ सैया यमुना से भर मटकी करके, ये जो थे, या वो रिक्रिएशन था कभी कभी मेरे दिल में कहलाता है ना। तो मैं तो कहता हूँ बच्चन साहब को या दूसरी म्यूजिक कंपनियों को वो वापस मार्केट में ला, जो लोगों को पता चले, वो गलत वक्त पे आ गई कि इस आदमी की साहित्यिक समझ, साहित्यिक प्रस्तुति। अरे भाई, जिस आदमी ने आज से 35 बरस पहले मधुशाला को अपने स्वर में, मन्ना डे साहब ने तो पहले अपने स्वर मधुशाला को अपना स्वर दिया, तो सोच सकते उस आदमी की साहित्यिक जो समझ है और प्रस्तुति वो कितनी परिष्कृत है। तो आप ऐसे आदमी से चाहे घर हो या बाहर जोकर कार्टून बनने की उम्मीद तो नहीं। उनकी हिंदी के बारे में रजनीकांत ने कहा था कि इतनी शुद्ध हिंदी तो कहीं किसी के। अरे साहब, सदाशिव अमरापुरकर कहते थे हिंदी फिल्मों में एक ही आदमी शुद्ध हिंदी बोलता है और अमिताभ बच्चन है, बाकी सब तो उनकी नकल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे दिलीप साहब और शशि कपूर के लिए मैंने उर्दू सीखी है ना, मैंने उर्दू सीखी है शशि कपूर के उच्चारण को देखकर। क्या बात, बिल्कुल शशि कपूर का। और मैं आज भी कहता हूं कि साहब शशि कपूर का उच्चारण देखो, डायलॉग उर्दू सीख जाओगे बोलना, इतनी साफ बोलते थे। तो जिस आदमी के साथ एक इतनी बड़ी लेगेसी जुड़ी है, जिस आदमी के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कि वो आदमी किशोर कुमार की तरह आपको कभी लुंगी में घर में नहीं मिलेंगे अमिताभ बच्चन। किशोर कुमार तो रिकॉर्डिंग में लुंगी में आ जाते, लेकिन इससे महानता उनकी भी कम नहीं, इनकी भी नहीं कमी होती। ये आप उस आदमी के लिए छोड़ दीजिए बात, क्योंकि वो आदमी अपनी एक लेगेसी ऊपर की, अपनी खुद की बराबर की लेगेसी निभा रहा है, और आगे आने वाले समय के लिए वो आदमी एक उदाहरण रख रहा है। और एक और है, भगवान और समाज ऐसी भूमिका के लिए हर किसी को नहीं चुनते। तो बड़ा आप बने और बड़ा आप रहें और बड़े आप दिखें, भाई इसके लिए त्याग तो चाहिए ना। भगवान और समाज आपको ऐसी भूमिकाओं के लिए नहीं चुनता। और इस भूमिका से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अमिताभ बच्चन ने अपने बिल्कुल उतार के दौर में, क्योंकि उसका विषय आपने बताया कि एक पूरी प्रक्रिया का परिणाम था। अमिताभ अचानक से फैल नहीं हुए थे, नहीं हुए, बहुत सारे कारण थे, रातों रात नहीं हुए, रातों रात फैल नहीं हुए थे, बहुत सारे कारण थे। हाँ, ये अलग बात है कि उस सफलता की जो कौंध थी उसके अंदर वो समझ नहीं पाए, वो एक डिफरेंट मैटर था। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि उस दौर में जब अमिताभ को ये पूछा गया कि भाई आपने बहुत सारा स्टारडम हासिल कर लिया, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं, अब आप क्या करना चाहते हैं, तो अमिताभ बच्चन ने उस वक्त एक जवाब दिया था, मायापुरी में उस वक्त वो जवाब छपा था कि बहुत कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है। अगर भगवान ने अगला जन्म मुझे इंसान के रूप में दिया तो मैं पत्रकार बनना चाहूँगा। लेकिन बतौर भूमिका के उनकी कोई भी फिल्म, वो वकील बने, बहुत सारे दूसरे रोल किए उन्होंने, लेकिन पत्रकारिता में अभी तक उनका कोई, या तो पता नहीं किसी ने लिखा नहीं, या उन्होंने किसी को कहा नहीं, या उनके मन में ऐसा आया नहीं कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन पत्रकार की भूमिका में वो कभी दिखाई नहीं दिए। बल्कि राजनीति और पत्रकारिता का तो बड़ा चोली दामन का साथ होता है। और एक पूरा समय था जब मीडिया ने उनका बहिष्कार भी किया था, और बहुत सारी चीज़ें आती थी कि जहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ होता है कहने के लिए। पत्रकार का रोल करने के पीछे, नहीं करने के पीछे उनका कारण क्या सिर्फ ये था कि उनके कहीं ना कहीं कोई बात चुभी हुई थी, और या फिर उनका ये कहना कि अगले जन्म में मैं पत्रकार बनना चाहूंगा, एक सामान्य सवाल का एक साधारण सा जवाब था? दो जवाब है इस बात के, इस सवाल के। पहला जवाब तो ये है, क्या होता है कि जैसे कोई दुर्घटना हो गई और बवाल मच गया शहर में,
और लोग धरने पर बैठ गए, सड़क पर बैठ गए, कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गए, एसपी ऑफिस के सामने बैठ गए, शहर भर में बवाल मचा है, तो एसपी, कलेक्टर, सरकार के प्रतिनिधि वहाँ बैठकर क्या करते हैं? तत्काल एक समाधान निकालते हैं, और वो ये निकालते हैं हम ये करेंगे, तत्काल समाधान। जी। मैं जहाँ तक समझता हूँ अमिताभ बच्चन का ये कहना कि मैं अगले जन्म में पत्रकार बनूंगा, ये एक तात्कालिक समाधान था, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन के प्रेस बहुत विरुद्ध था। ठीक है। प्रेस बहुत विरुद्ध था, मतलब डिप्लोमेटिक जवाब था। डिप्लोमेटिक जवाब, बिल्कुल एक बना बनाया सोचा समझा जवाब उस माहौल जैसे में। एक फिर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे एक इनका जवाब आता है वो राजा हम रंग, एक ऐसा ही जवाब आता है बिल्कुल, जिसने बिल्कुल। पूरे मीडिया में नहीं पूरे देश में एक तूफान लाके खड़ा कर दिया, और गांधी परिवार को इस बात के बचाव के लिए कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सरंजाम करने पड़े। बिल्कुल, मैं इसको भी ले लूंगा। तो वो उसका कारण है, उस समय खिलाफ कौन था? मीडिया जी। और किसके? उस समय के वन मैन इंडस्ट्री। जी। बहुत बड़ी बात है ना ये शिखर। और ये तो उस बवाल को शांत करने के, क्योंकि मैं यहाँ इशारों में कुछ बात कहूँगा, 2-3 मुद्दे कुछ हीरोइन से संबंधित उस समय थे जिनके कारण से मीडिया बहुत नाराज था अमिताभ। और दूसरा एक और कारण है, क्या होता है, एक सहज मानवीय स्वभाव है कि जब आदमी लगातार सफलता पा रहा हो तो उसमें कई चीज़ों को वो अनदेखी कर देता है या कम आंक लेता है, ये भी कह सकते हैं। वो सहज मानवीय स्वभाव, ये कह सकता है साहब मुझे इतना समय ही नहीं मिलता शूटिंग के बीच में, 2-2 शिफ्ट करता हूँ, 3-3 शिफ्ट करता हूँ। या वो ये कह सकता है कि मैं अब सारी बातों पर, जैसे फैन मेल आता था, फैन मेल पे सब पे हस्ताक्षर थोड़े ही करते, जी जी, वो तो स्टाफ रखा हुआ था जो उनका मोहर लगाता है, जो भी था ऐसा कुछ सबके होता था। लेकिन बात यह है कि उन्होंने ये तो जवाब दे दिया डिप्लोमेटिक, और सब वाह वाह कर लिया। देखो साहब, अब विरोध में कौन थे? पत्रकार। और उन्होंने कहते मैं पत्रकार ही बनना चाहता हूं, तो सारे पत्रकार वाह वाह करने लगे। तो एक वाक्य से उन्होंने सारा परिदृश्य बदल दिया। तो ये गजब की डिप्लोमेसी नहीं है क्या? बिल्कुल। तो सोचिए अमिताभ बच्चन की इस सोच तक कौन सोचता है? वरना दूसरे होते तो वो कहता है मैं पत्रकारों से नफरत करता हूं, यानी वो तो घाघ में घी डाल देता, मैं कोई पत्रकार नहीं बनना चाहता। नहीं, ये अमिताभ बच्चन है भाई। ये आदमी एक बात बोलता है तो 100 बातें सोच के रखता है, 99 छोड़ के एक बोलता है। इस आदमी के दिमाग की सोच को पकड़ पाना बड़ा कठिन है। लेकिन दूसरी बात, क्या ये मानना संभव है कि अमिताभ बच्चन अगर किसी प्रोड्यूसर से कह देते कि भैया एक पत्रकार का रोल भी लिखवा लो और मुझे दो, मैं करूंगा, तो वो नहीं मानते? माना जा सकता है ऐसा? असंभव है। वन मैन इंडस्ट्री साहब, एक आदमी से कहते 10 लोग पत्रकार का रोल लिखवा कर ले आते। बच्चन और ऐसी फिल्में बनी भी हैं, बनी है। देखिए मैं शशि कपूर और जितेंद्र को बहुत कमजोर अभिनेता मानता हूं अमिताभ बच्चन के साथ, बहुत कमजोर। शशि कपूर ने न्यू दिल्ली टाइम्स करके राष्ट्रीय पुरस्कार ले लिया, बिल्कुल। जितेंद्र ने पत्रकार का रोल कर लिया, तो फिर अमिताभ बच्चन को क्या समस्या थी भाई? शशि कपूर घोर रोमांटिक, अमिताभ बच्चन ने फिर भी गंभीर भूमिकाएं, तो कि शशि कपूर के खाते में एक आ गले लग जा के अलावा गंभीर फिल्में आपको खोजनी पड़ेंगी जी। और जितेंद्र के परिचय, गुलजार वाली और किनारा, इन 2 फिल्मों को छोड़ दो तो आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सी गंभीर फिल्में जिनके आधार पर ये रोल मिले, ले गए। मैं एक चीज जानता हूं, हालांकि अमिताभ बच्चन साहब से अगर ये प्रश्न आज पूछा जाएगा तो ये मुस्कुरा के यही कहेंगे कि साहब कोई रोल लाया ही नहीं। हाँ। तो ठीक है, अमिताभ बच्चन का देखिए एक जवाब होता है ना। मैं क्या कहता हूं, वो जो बोल रहे हैं उसे भूल जाइए, बीच के गैप में क्या अर्थ आ रहा है वो पकड़िए आप, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है समझना। तो ये तो माना नहीं जा सकता। और दूसरा एक कारण है, वो जिस दौर में उन्होंने ये बात कही थी, उस दौर में राज जिन फिल्म डायरेक्टरों का, प्रोड्यूसर का था, वो रूटीन की फॉर्मूला फिल्में बनाने वाले थे। ठीक है, ठीक है। वो सोचते वैसा ही थे। वो पहले सोचते थे अमिताभ बच्चन को लेना है। तो मैंने जैसे पहले कहा था, एक ऋषिदा जैसे थे जो भूमि बनाते और अमिताभ को खड़ा करते। ये लोग अमिताभ के स्टैंड पर ही फिल्में खड़ी करते थे। ये जावेद अख्तर ने तो एक जगह कहा भी है कि हम जब स्क्रिप्ट लिखते थे तो हम वहां पे पहले ये लिखते थे यहाँ पे अमित आएगा, फिर अमित ऐसा करेगा। बस। तो कारण क्या है? इन लोगों ने अमिताभ बच्चन का दोहन नहीं किया, अमिताभ बच्चन के आधार पर खुद को स्थापित करके और ये परजीवी बन के अपने पैसा कमा के घर भर गए। वो लोग और थे जो सोचते थे कि इस रोल में अमिताभ से एक्टिंग करवानी है। ये वो लोग थे जो अमिताभ जैसे हैं वैसे ही काम करके अपनी नैया पार लगा लो। तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा ही नहीं कि अमिताभ बच्चन के लिए पत्रकार का रोल भी लाए। यानी टीनू आनंद ने मैं आजाद हूं में जो रोल सोचा है, जी, मेजर साहब तो खैर एक अलग रूटीन फिल्म हो गई,
जो रोल सोचा है वो सोचने के लिए भी यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पास कोई सांसारिक प्रमाण नहीं, लेकिन कह सकता हूँ अमिताभ बच्चन का उस रोल में बहुत बड़ा दखल भी था। अच्छा। हाँ, दखल भी था। ये आज नहीं तो कल कोई न कोई आत्मकथा, अमिताभ बच्चन तो नहीं लिखेंगे ऐसी बातें आत्मकथा में, क्योंकि वो बहुत नहीं, उन्होंने मना भी किया। हाँ, लेकिन टीनू आनंद अगर भी लिखेंगे, टीनू आनंद थोड़े खिलंदड़ टाइप आदमी है, तो कालिया में 2-3 जो तनाव के प्रसंग थे वो भी लिखेंगे। एक फिल्म अमिताभ बच्चन माधुरी के साथ बनाना चाहते थे टीनू आनंद, वो बंद हो गई, वो भी लिखेंगे। तो ये भी कहीं लिखेंगे कि जब मैं आजाद हूं के फला फला सीन तक में उनका दखल था जी। और होना चाहिए, अच्छे के लिए दखल का स्वागत होना चाहिए। तो अमिताभ बच्चन हम तो अभी भी चाहते हैं इस उम्र में भी वे किसी पत्रकार या अखबार के संपादक की भूमिका निभाएं, लेकिन वो मसाला टाइप नहीं हो कि नाम के पत्रकार है और बाकी गुत्थे चला रहे हैं, वो नहीं हो। ये जो दखल आपने एक बात कही है, ये अमिताभ पर एक आरोप की तरह मंडता रहा जी। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि फिल्मों को हिट करने के लिए अमिताभ के 2 नंबर हथकंडे, और उस पर उन्होंने खूब सारी, यहाँ तक कि शोले के अंत तक पर उनका था कि शोले फिल्म का अंत भी अमिताभ ने करवा दिया। शत्रुघ्न सिन्हा तो बहुत सारी बातें बताते भी हैं, विनोद खन्ना के पूरे सीधे सीधे आरोप है, राजेश खन्ना तो अपने अंतिम समय तक उस डैन से बाहर ही नहीं निकल पाए। उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ तक कह दिया कि अमिताभ बच्चन ने आनंद फिल्म के बाद में ऋषिकेश मुखर्जी को कहा कि ऋषिदा मुझे एक आनंद और दे दो, और ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको एक नमक हराम दे दी, और जहाँ से अमिताभ खड़े होने शुरू होते। तो ये एक तो होता है दखल, और दखल से ही जुड़ा हुआ सवाल है, चूंकि बात को आप उसी तरह से कर देंगे, दखल से ही जुड़ा हुआ सवाल है विवाद। जब आपका दखल बढ़ता है तो आप विवादित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये विवाद जो है, क्योंकि आप ज्योतिषी भी हैं, आप ज्योतिष एंगल से भी अपनी बात को रख सकते हैं, और अगर इसी रूप में देखें, कितने कितने विवादों के साथ अमिताभ अपने पूरे जीवन को, मतलब मुझे लगता है किशोर वैसे जब से बचपन, हरिवंश राय बच्चन जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो अमिताभ को किस रूप में देखते हैं? जब उनका जन्म हो रहा था वो रामचरितमानस की चौपाई के रूप में देखते, एक आदर्श रूप में देखते, राम के रूप में उनको देखते हैं, और उसके बाद में उनका विवादों से जो नाता रहता है उनके घर का, उनके परिवार का, फिर उनको ये कहा जाता है कि ख्वाजा अब्बास साहब को इंदिरा गांधी का एक पत्र आया, उससे उनको फिल्में मिली। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो विवाद में रहते हैं, और वो आज भी किसी न किसी रूप में विवाद में रहते हैं। ये अलग बात है कि वो इन सब चीज़ों से अपनी दूरी बना लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो एक तो दखल और दूसरा विवाद, इस पर मेरा सवाल है। देखिए हरीश जी, क्या होता है कि सल्तनतें बिना जंग लड़े नहीं मिलती है, और जब जंग लड़ते हैं तो बिना सर काटे लोगों के जंग नहीं जीती जाती। अमिताभ बच्चन तो बलि लेनी पड़ती, सुल्ताने जहां है जी, फिल्म इंडस्ट्री के सुल्ताने जहां, भाई सहस्राब्दी के अभिनेता, सुल्तानों के भी सुल्तान। अगर उनके लिए शहंशाह कहा गया तो गलत नहीं, गलत नहीं है। ये दूसरे फलाने ठिकाने जो कुछ किंग और ये फला बनते मैं नहीं मानता, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए शहंशाह शब्द अनुपयुक्त नहीं है। अमिताभ बच्चन सुल्ताने जहां बने हैं, सुल्तानों के सुल्तान बने, जंगे लड़ी है, तो सिर काटे बिना तो जंगे नहीं जीती जाती। और सिर काटना कोई मुहावरे में नहीं है, जंग में वाकई सिर काटना पड़ता है। और जंग में देखिए क्या होता है, जब आप एक चढ़ाई पर चढ़ना चाहते हैं और सफल चढ़ाई पर, तो फिर रास्ते में जो आता है उससे हटाए बिना तो आप आगे बढ़ नहीं सकते ना। तो ये बातें सत्य है जी। अच्छा, सत्य है। शोले का भी क्लाइमेक्स चेंज, हाँ बिल्कुल, कुछ बातें और भी पहले की सत्य है जिनको देखता हूं मैं कि अगर लगेगा मर्यादा में है तो जिक्र करूंगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, शशि कपूर जो है वो एक फिल्म में हीरो थे, और उस फिल्म में बीच में कहीं सेट पर एक लड़का आता है और अपना, उस समय बायोडाटा शब्द ही चलता था, आजकल तो प्रोफाइल और पता नहीं वो क्या क्या चल गए हैं, नवीनीकरण, आपने कहा था ना अपडेट होना, तो अपडेट वो देखा। और प्रोड्यूसर उस समय रोमांटिक फिल्मों के हुआ करे, शशि कपूर को रोमांटिक फिल्में मिली, देखा और बोले इस लड़के को कुछ एडजस्ट करना। ठीक है, 2-4 दिन बाद शशि कपूर का शॉट था और वो आते हैं तो एक शव यात्रा का शॉट था, तो जिसमें वो, अरे वो क्या कर रहा है, बुला उसे। हीरो थे साहब शशि कपूर, स्पॉट बॉय गया, बुला के लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले सर मैं शॉट कर रहा हूँ। किस लिए कर रहे हो? सर 100 रुपए मिलेंगे। वो आदमी अमिताभ बच्चन, बिल्कुल बिल्कुल 100 रुपए मिले। अरे छोड़ो अभी तुरंत, डायरेक्टर ने कहा ये शॉट कट करो, काट दो ये शॉट, हटा दो।
फिर क्या कर रहे हो, तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे, अगर आज ये छोटे छोटे रोल करने लगे तो कोई कल तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हें पार्ट टाइम 100 रुपए के रोल भी मिलेंगे। सोचिए शशि कपूर का उनके यहाँ कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अमिताभ बच्चन जो है वो उन्होंने शुरू शुरू में सहायक अभिनेताओं से, मतलब सहायक भी नहीं कहेंगे, पैरेलल अभिनेताओं से बहुत चोट खाई, क्योंकि भाई स्वाभाविक है, प्रतिभा में कोई आपसे बड़ा भी हो सकता है, प्रतिभा में विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा थे जी जी। लेकिन अवसरों का लाभ उठाओ ना, जीवन अवसरों का लाभ है, अवसरवादी नहीं, अवसर को उपयोगी बनाना। तो उसके कारण से वो बाद में एग्रीमेंट करने लगे कि मेरे साथ सेकंड हीरो शशि कपूर होंगे। तो शशि कपूर के लिए कोई शुभकामना वाली बात नहीं थी, वो जानते थे कि शशि कपूर की रेंज ही इतनी कि मेरे से ऊपर कभी जा ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, ये कारण था। ठीक है। मैं इसे बेईमानी नहीं कहता, ये एक रणनीति है काम करने की। भाई इसमें क्या दिक्कत है, आपके पास में बैठी बस की सवारी सिगरेट पीती है तो आप उसको कंडक्टर से कहकर हटवाएंगे नहीं क्या? आपको दिक्कत है, और कोई सिगरेट वाला ही अगर बैठा है और उसके दिक्कत हो तो क्या दिक्कत है? उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत है, राजू बब्बर की हमने बात की, इसके अलावा काला पत्थर थे जो शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के रास्ते अलग अलग हो गए थे ना। नसीब तो उन्होंने बहुत तनाव में की थी, इतनी ज्यादा तनाव में नसीब की थी कि वो मनमोहन देसाई को कई बार लगता था कि यार ये फिल्म निकल जाएगी। हालांकि वो शत्रुघ्न सिन्हा की जगह विनोद खन्ना को लेना चाहते थे, विनोद खन्ना के लिए अमिताभ नहीं मना किया था, बोले विनोद खन्ना पार, क्योंकि वो अमर एंथोनी में हावी हो गए थे, अमिताभ तो कॉमेडियन बनकर रह गए थे उसमें। तो ये जो कुछ चीजें हैं, और बात सही है, उन्होंने अंधा कानून में रजनीकांत का कटवा दिया था रोल, गिरफ्तार में कमल हासन रजनीकांत दोनों का कटवा दिया था, और उसके बाद में ठीक है कमल हासन तो फिर भी कड़वाहट कभी कभी निकाल देते बाहर, रजनीकांत इतने महान आदमी हैं कि वो इन बातों को उन्होंने भुला दिया, कह सकते क्षमा भी कर दिया। लेकिन बात यहां तक नहीं है, बात जब शोले की आप करते हैं तो शोले के दृश्यों में, हालांकि शोले फिल्म का हर दृश्य कॉपी है विदेशी फिल्मों से, और इसका भी है राज खोसला की फिल्म विनोद खन्ना, और ये थी ना डाकुओं पर फिल्म, रात तिलक नहीं, 1971 रिलीज हुई थी, लंबा नाम है उस फिल्म का। तो उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के दखल यहां तक बढ़ गया, पता नहीं ये कोई एडमायर करेगा कि नहीं, जावेद अख्तर या सलीम खान या सिप्पी साहब कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, यहां तक दखल बढ़ गया था कि उन्होंने धर्मेंद्र के काफी सीन पर कैंची चलवा दी थी, एडिटिंग में चलवा दी थी। ठीक है, मतलब एक तो होता है स्क्रिप्ट में, और बाद में तो कई फिल्म अमिताभ बच्चन ने स्क्रिप्ट तक में परिवर्तन करवा दिए। वो फिल्में अमिताभ की होती थी जी, किसी और की होती नहीं थी। इसका एक आध उदाहरण, और आप जो बात कर रहे हैं ना नमक हराम की, नमक हराम में रजा मुराद का रोल बड़ा था। अच्छा, राजेश खन्ना के दोस्त के रोल। हाँ, वो जो शराबी दोस्त है, बिल्कुल दिए जलते हैं, वो जो नहीं, वो जो मैं चला मैं शायर बदनाम, वो गाना। हाँ, तो पहली फिल्म थी रजा मुराद की, डेब्यू फिल्म। रजा मुराद ने बहुत अच्छा काम किया। अब राजेश खन्ना से तो छोड़िए, अमिताभ बच्चन को तो उनसे भी कॉम्प्लेक्स हो गया, रजा मुराद से भी सीन कटवा दिए। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन चाहते थे, जैसे अमिताभ बच्चन चाहते थे जिंदगी में एक वैसा रोल करूं जैसा प्राण साहब ने जंजीर में किया था, पठान का। तो वो जो खुदा गवाह में रोल है, वो वही कमी पूरी करने की कोशिश है। तो अमिताभ बच्चन चाहते थे ऐसा शराबी का रोल तो मैं कहीं न कहीं करूंगा। वो बाद में प्रकाश मेहरा के शराबी में बदल गया परिवेश, तो उतना नहीं कर पाए, लेकिन फिल्म का नाम ही शराबी रखवा दिया। हालांकि इन कुली और शराबी के चक्कर में मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा में दुश्मनी भयंकर हो गई। खैर वो अलग बात। तो अमिताभ बच्चन पर इस तरीके के जो आरोप हैं, और जाने दीजिए ना, सिलसिला में से उन्होंने निकलवाया स्मिता पाटिल को और परवीन बॉबी को। अच्छा, पहले स्टार कास्ट में ये दोनों, पहले स्टार कास्ट में ये थे, और ये पहुंच चुके शूटिंग के लिए। ठीक है, मतलब आप देखिए दखल की हद। यश चोपड़ा ऐसे ही नाराज नहीं हुए, यश चोपड़ा की फिल्म बर्बाद हो गई इस चक्कर में, क्योंकि यश चोपड़ा का था कि देखिए, जैसे अमिताभ ने कहा जया और रेखा, तो यश चोपड़ा ने कहा था कि भाई ये जो फिल्म है ये तो एक निजी कहानी में लोग उलझ जाएंगे आप लोगों की, मेरी फिल्म कौन समझेगा। और वही हुआ, फ्लॉप हुआ, बिल्कुल यही हुआ। तो यश चोपड़ा की फिल्म में परवीन बॉबी पहुंच गई कश्मीर शूटिंग के लिए, शायद पहलगाम में थी शूटिंग, और परवीन बॉबी के साथ स्मिता पाटिल का चयन किया था उन्होंने शक्ति फिल्म से, कि शक्ति फिल्म में उन्होंने लगाए कि ये चौड़े होठ है लेकिन फिर भी रोमांटिक भूमिका कर सकती है, उन्हें रोमांटिक भूमिका में गंभीर दोनों बातें। जया बच्चन के रोल में थी स्मिता पाटिल, लेकिन साहब एन वक्त पे बदलवा दिया, और परिणाम क्या रहा कि यश चोपड़ा से उनके संबंध खराब हो गए। ये तो उन्होंने ये सब करना तीसरी पारी में छोड़ा है। ठीक है,
अब छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि उसका कारण है इस तीसरी पारी के फिल्मकार अमिताभ बच्चन के भक्त नहीं है, या वे अमिताभ पर निर्भर नहीं है। ठीक है, निर्भर नहीं है, वो लोग निर्भर थे, वो अमिताभ की मेहनत की कमाई खाते थे। और ये जो है, ये पीकू वाला रोल अमिताभ बच्चन के पहले या दूसरे दौर में कोई सोच सकता है क्या? और कल्कि में 81 साल के आदमी से ये एक्शन करवाना, वो कहते छोड़ो यार किसी और को लो, जवान को बुढ़ा बना देंगे। तो अब वो तीसरे दौर में, और कहते हैं ना कि आदमी जब बुढ़ापे की तरफ जाता है ना तो अपने जीवन भर के कर्मों को याद करता है, अच्छों को बुरों को, तो उससे थोड़ा सा वो सीख भी लेता है। एक ये भी होता है, स्वाभाविक है। फिर वो उस समय थोड़ा नरम हो जाता है, थोड़ा उदार हो जाता है, थोड़ा सहनशील अधिक हो जाता है, तो ठीक है। लेकिन मैं इन बातों के लिए अमिताभ बच्चन को दोष नहीं दूंगा। उसका कारण है फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास है कि जब जिसने जहां मौका मिला यही किया। यार अमिताभ बच्चन ने कौन सा पाप कर दिया? ऐसे बड़े बड़े उदाहरण है। मनोज कुमार दिलीप कुमार को फेवरेट मानते हैं, आदमी फिल्म में साथ में आए दिलीप कुमार, तो मनोज कुमार को लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ये इच्छा पूरी हो रही है, उन्होंने नाम ही मनोज कुमार, मनोज दिलीप कुमार का शहीद फिल्म में नाम था, वहां से रखा। ठीक है। और दिलीप कुमार ने उस सीन में, उस फिल्म में इतने तब्दीलियां करवा दी कि फिल्म तो पिटी सो पिटी, मनोज कुमार पर किसी ने गौर ही नहीं किया। वो तो ठीक है, क्रांति में उन्होंने मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को लिया जी, तो जाकर के वो मनोज कुमार को पूरा एक्सपोज मिला। तो ये इंडस्ट्री में सबने किया है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए अमिताभ बच्चन मेरी नजर में खलनायक नहीं है। हाँ, अब भाई मैं अपने लिए रास्ता बनाऊंगा तो 4 गाड़ियां जो मेरे गाड़ी के आगे वो किनारे करूंगा तो उनकी नजर में तो मैं बुरा ही हूं, मगर ये चलता है इंडस्ट्री में, ये सब चलता रहता है। और अमिताभ ने अगर किया तो कुछ नहीं है। लेकिन अमिताभ की एक फिल्म है जिसका गाना है कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। वही शायद, बात शायद आपको, आपका कहने का मतलब ये है। एक बड़ा विषय इसके साथ ही है कि अमिताभ बार बार राजनीति से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। आपने भी शुरुआती दौर में एक संकेत किया कि उन्होंने खाली राजीव गांधी के कहने पर, बिल्कुल मित्रता भाव, एक मित्रता के लिए किया, और जब उनको लगा कि मेरे काम का नहीं है तो वो छोड़ के आ गए, और वैसा हुआ। लेकिन हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के सदस्य थे, अमिताभ बच्चन सांसद बने, और जया बच्चन आज भी 24 साल सांसद के रूप में, और ऐसी पार्टी की सांसद के रूप में है जो लगभग उनके घर की विचारधारा को भी देखे तो उससे दूर दूर रहती है, मतलब समाजवादी पार्टी। हालांकि मुलायम सिंह यादव और उनके रिलेशन जो एक अलग तरह के वो बात है। और उसी के साथ ठीक है, अमिताभ बच्चन की कांग्रेस परिवार से, गांधी परिवार से नहीं बनी, वो एक अलग बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी से उनकी बहुत अच्छी बन रही है। नरेंद्र मोदी इस बात को सीना तान के कहते हैं कि मैंने गुजरात के विकास में अगर मुझे लगा कि अमिताभ बच्चन की जरूरत है तो मैंने उनको एक टोकन मनी, 1 रुपए की टोकन मनी के साथ मैंने उनको साइन किया, और आज उन्होंने गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। बिल्कुल। तो ये जो विरोधाभास है, भाई पत्नी आपकी समाजवादी पार्टी से आती है, वो एक समय तो ऐसा होता ही होगा कि आप डाइनिंग टेबल पे भी साथ बैठते होंगे, पूजा में भी साथ बैठते होंगे, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब आप बात करते होंगे, और आप वहां पे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि आखिर ये जो समता में विषमता, संगत में असंगत, ये जो अमिताभ के नेचर के साथ जुड़ा हुआ विषय है, वो कैसे साध लेते, कैसे संतुलित कर लेते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि अमिताभ बच्चन उस अत्यंत सुलझे हुए व्यक्ति का नाम है कि जो जिंदगी में अगर एक पांव भी लेफ्ट से राइट में रखता है ना तो उसके पीछे उस आदमी की पूरी सोच निहित होती है। अनायास अमिताभ बच्चन खांसते भी नहीं है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह। और नरेंद्र मोदी एक आक्रामक तरीके से अलग है, अमिताभ बच्चन अपने पिताजी की परंपरा का वहन करते हैं। तो और क्या कितने गजब संस्कार, हमेशा कहते हैं मैं बाबूजी का, मुझे गर्व है मैं बाबूजी का बेटा हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है सब। अब आपकी इस बात को कि वो सपा में है जया जी और अमिताभ बच्चन मोदी के साथ, तो देखिए ऐसा है कि अमिताभ बच्चन भी लंबे समय तक, राजीव जी के जाने के बाद भी, भाई प्रियंका गांधी की शादी में तो घर वाले जहां स्वागत में खड़े होते बारात के वहां खड़े थे। चलिए सोनिया जी की शादी तो अमिताभ बच्चन के वहां वो रही कई दिन फिर हुई थी, तो वो तो बहुत पुरानी बात है, मैं ताजा बातें कर लूं। तो जब अमर सिंह के संपर्क में आए अमिताभ बच्चन, ये जब गर्दिश के दिनों में, कर्जे के दिनों में, तो कर्जा अमर सिंह ने उतरवाने में मदद की। चलिए उसके बाद वे उस प्रक्रिया में ही उसी दौरान आए थे सुब्रत रॉय
सहारा से। हाँ, मुलायम सिंह से भी उसी समय हुआ। मुलायम सिंह एक ऐसे व्यक्ति का नाम है भारतीय राजनीति में जिसके हर राजनीतिक पार्टी में दुश्मन थे और हर राजनीतिक पार्टी वालों से उनकी दोस्ती थी, क्योंकि वो राजनीति के उसूल मानते थे कि राजनीति में कोई भी स्थायी रूप से न मित्र होता है न शत्रु होता है। बिल्कुल। इसीलिए जिस देवीलाल के साथ उनकी कांटे वाली दुश्मनी थी वो उनके साथ भी हो लिए थे, तो वो कोई बात नहीं है, ये राजनीति है। लेकिन सुब्रत रॉय सहारा, अनिल अंबानी, अमर सिंह और अमिताभ बच्चन, ये जो चौकड़ी थी, इस चौकड़ी ने उस समय बड़े बड़े काम किए और उसी समय जया जी का पदार्पण समाजवादी पार्टी से हो गया। समाजवादी पार्टी इसमें कहीं एंगल ही नहीं है। अब मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूं जो अमिताभ बच्चन की अगली पीढ़ी का ले रहा हूं जी। ये अगली पीढ़ी से पिछली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। देखिए, करिश्मा और अभिषेक की सगाई या शादी जो होनी थी, ये सपना डब्बू साहब का, रणधीर कपूर का और अमिताभ बच्चन का था। ठीक सपना। और ये कस्मे वादे और पुकार फिल्म वहां पे कंसीव हो गया। हाँ, वहीं से। और गजब की बात है कि दोनों में प्रोड्यूसर वही थे, इनके मित्र रमेश। तो अब सगाई कर दी दोनों की धूमधाम से, रणबीर फिल्म भी घोषित कर दी, बड़ी धूमधाम से। सारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी गजब की सगाई थी वो हुई। उसके बाद अंदर नहीं जाऊंगा, वो सगाई टूट गई। किसकी टूटी पहले तो ये देखना, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े खानदान कपूर परिवार की लड़की और बहुत बड़े खानदान बच्चन परिवार का लड़का। कौन प्रभावित हुए? एक ईगो होता है, हर जगह होता है। ईगो ये था कि अब तुमने मुझे छोड़ा है। किसने क्या छोड़ा? हम दोनों को ही मान लेते। तुमने मुझे छोड़ा है तो मैं तुमसे भी बड़ी या तुमसे भी बड़ा उससे शादी करूंगा या करूंगी। मतलब दिखाएंगे कि तुमसे भी बड़ा, मतलब तुम वो होता है ना, तुम हो क्या? हाँ, तुम क्या हो यार, हम तुमसे भी बड़ी लाएंगे, हम तुमसे भी। तो ऐश्वर्या राय बहुत बड़ा नाम था जी, बहुत बड़ा नाम। तो अभिषेक बच्चन का ईगो, मैं इस शादी को हमेशा कहता हूँ, शादी नहीं है, ईगो शादी है। ईगो खत्म, शादी खत्म। इसलिए भगवान ना करे मगर बहुत बुरा होने वाला है इस शादी में। ये आपका ज्योतिषीय, बिल्कुल ज्योतिषीय आकलन है, इसमें राजनीति नहीं है। और मैं कई जगह अपने चैनल पर बोल चुका हूं कि ऐश्वर्या राय अभिषेक का विवाह विच्छेद जल्दी होने वाला है, चाहे वो ब्राउन ग्रे हो जिसको कहते हैं कि सब राखी और गुलजार की तरह के ऑफिशियल नहीं लेकिन हो गए, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन ये परिवार एक तलाक झेल चुका है, अलगाव झेल चुका है, दूसरा अलगाव होने वाला है। तो वो हुआ कि ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी, छोटा मोटा नाम नहीं, विश्व सुंदरी, और उसके बाद इतना बड़ा नाम। तो वो हो गया कि देखो तुमने मुझे ठुकराया, मैंने इससे शादी की। और उधर क्या हुआ? उधर हुआ कि तुमने मुझे ठुकराया, देखो मैंने इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी की। बस यही अमिताभ बच्चन के मोदी और कांग्रेस में हुआ है। हुआ ये कि वो जो समाजवादी पार्टी से जया जी गई उधर, इधर क्या हुआ कि गांधी परिवार में एक कैरेक्टर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ललित सूरी। अच्छा हाँ, ललित सूरी वो आदमी था जिसके पास राजीव गांधी या गांधी परिवार का धन रहता था। और ललित सूरी बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करवाना था, तो वो अमिताभ बच्चन, ललित सूरी और राजीव गांधी, ये तीन लोग ही होते थे। अरुण नेहरू, अरुण सिंह, ये सैम पित्रोदा तो वो कार्य क्षेत्र में थे, निजी में इतना ही था। ललित सूरी का मामला यहाँ गड़बड़ हुआ। राहुल की लंदन में फीस भरने के लिए सोनिया गांधी ने कहा ललित सूरी को कि भाई वो फीस, तो उन्होंने कह दिया पैसा तो अभी है नहीं। और ये जवाब बहुत अनपेक्षित था। तो यहाँ से ललित सूरी और सोनिया गांधी के संबंध खराब हुए। यहाँ से सोनिया गांधी के अमिताभ बच्चन के नंबर घटने शुरू हो गए। अब होता है क्या है कि आप जब शाही घराने से निष्कासित किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, तो आपको बड़ा सहारा चाहिए, संरक्षण चाहिए बड़ा जी। वरना वो शाही घराना है भाई, वो अमिताभ बच्चन वो राजा हैं, हम तो रंक हैं, वो पीस के मार देते। शाही घराना तो आप आम आदमी तो रह नहीं सकते, या तो आप पावरफुल हो या फिर आपको संरक्षण मिले। सोनिया गांधी के राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। तो मुलायम सिंह यादव तो इतने अवसरवादी थे कि अमिताभ बच्चन उनके साथ जाने की सोच ही नहीं, जाते तो वो तो कल को कांग्रेस से ही हाथ मिला लेते अपने फायदे के लिए। तो अमिताभ बच्चन को चाहिए था ऐसा एक संरक्षण कि जिसकी संरक्षण में होने से सोनिया गांधी उधर देख ही नहीं सके, आंख ही नहीं कर सके। परेशान करना बहुत दूर है, वरना राजनीति में दुश्मनियां बहुत बुरे तरीके से निकाली जाती है, बहुत बुरे।
तो अमिताभ बच्चन ने हाथ बढ़ाया नरेंद्र मोदी की तरफ, और नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा अभिनेता मिल रहा है, उनके लिए भी बड़ा अवसर था कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर छा जाऊंगा मैं अमिताभ के जरिए। वो तो मुख्यमंत्री तो थे। गुजरात क्या है, इतने बड़े देश में राज्यों में से एक राज्य है, 30 राज्य उनके मुख्यमंत्री। तो नरेंद्र मोदी को इधर मौका मिला, अमिताभ बच्चन। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी की लड़ाई तेज हुई, उसमें नरेंद्र मोदी जीत गए, वो दंगों वाले 2002 वाले के, तो अमिताभ बच्चन की तो बाँछें खिल गई होंगी कि बहुत बिल्कुल सही आदमी चुना। तो जो नरेंद्र मोदी कहते गए अमिताभ बच्चन वो करते गए। उनका लक्ष्य था नरेंद्र मोदी का पावर उनके ऊपर बना रहे। बिल्कुल। और आप देखिए 2017 में तो मीडिया में यहां तक आ गया था रतन टाटा अमिताभ बच्चन का राष्ट्रपति के लिए नाम। बिल्कुल। क्या ये ऐसे ही संभव होता है क्या? और फिर देखिए संरक्षण कितना मिला। सोनिया गांधी, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कांग्रेस दुश्मन नहीं थी अमिताभ बच्चन की। सोनिया गांधी हिम्मत भी हुई क्या कि अमिताभ बच्चन की तरफ आंख उठाकर देख ले। जया जी तो देखिए ज्योतिष के अंकों से भी जया जी आक्रामक है, और शुरू से मिली फिल्म के शुरू से भी है। मिली में जब सचिन दा का देहांत हुआ और फिर वो आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, जो बाद में रिकॉर्ड हुआ, उस समय का एक किस्सा है जो मीडिया में नहीं आता। बहुत आक्रामक है जया जी शुरू से। तो जया जी स्वाभाविक है, आप उनके पति पर हमले कर रहे हैं, उनके खानदान पर हमले कर रहे हैं, तो शेरनी भी यार 6 महीने शांत होगी तो 6 महीने के बाद तो हमला करेगी, उसमें शेरनी का क्या दोष है? और आप देखिए जया जी एग्जैक्ट शेरनी वाली टोन में हमला करती है, चाहे सामने सभापति हो चाहे कांग्रेस। जया जी ऐसे नहीं कहती वो किंग है और हम तो दास है, ऐसा कुछ नहीं, वो स्पष्टवादी है। तो इसीलिए ये नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन का समीकरण बना कि भैया उससे मुकाबला करना है तो एक बड़ा संरक्षण चाहिए। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो अमिताभ बच्चन ने सफलतापूर्वक जीत ली। जया जी शेरनी हैं, अमिताभ विनम्र हैं, लेकिन एक किरदार जो इस पूरे बच्चन परिवार को त्रिकोण में तब्दील करता है वो है अभिषेक बच्चन। और अभिषेक बच्चन स्पेस की बात नहीं करते हैं। अभिषेक बच्चन कहते हैं कि मैं उस बात के लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, मैं उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूं जिसका इंटरप्रिटेशन आप लेते हैं। अभिषेक बच्चन उस जगह पर खड़े हैं जहां पर उन पर दो छाया है। एक तरफ हरिवंश राय बच्चन, साहित्य के पुरोधा, आज भी जिनको भुलाया नहीं जा सका है, भुला नहीं पा रहे लोग। और एक तरफ अमिताभ बच्चन। एक बरगद के नीचे भी पनपना किसी के लिए मुश्किल होता है जी। और अभिषेक बच्चन 2-2 बरगद के नीचे पनप भी रहे हैं। ऐसी सूचनाएं भी आती है कि अभिषेक बच्चन की फिल्में भले फ्लॉप हो चाहे हिट हो, लेकिन वो फिल्म दुनिया में जो फिल्मों के अंदर की दुनिया होती है, जहां पे रोज लोग जीते हैं, अपनी बातें करते हैं, जैसे आप और हम बैठे हैं, संगत बैठती है, महफिल बैठती है, वहां पे मुशायरा लूटने वाला अकेला अभिषेक बच्चन होता है, जो किसी के साथ चुगल कर सकता है, किसी के साथ बात कर सकता है, किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, किसी की मजाक उड़ा सकता है। इस अभिषेक बच्चन को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बिल्कुल अब सबकी अपेक्षाएं वहां से होती है, लेकिन उसने जिस लेवल पे अपनी जो एक्टिंग की प्रतिभा दिखाई है, या सामाजिक कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों पर भी वो कहीं ना कहीं अपना इंटरप्रेशन करता भी होगा। अभिषेक बच्चन को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अभिषेक बच्चन का सबसे बड़ा सौभाग्य तो वे हैं कि वे अभिषेक बच्चन हैं जी। यानी कि हरिवंश राय जी की तो खैर वो बहुत बच्चे थे, छोटे बच्चे, तब बीमार भी रहते थे, फिर वो महाप्रयाण कर गए। लेकिन अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पुत्र, इसलिए उनका बड़ा सौभाग्य है। फिर दूसरी बात क्या हुआ, साइंस भी कहती है कि संतान में माँ बाप के 25% वो संस्कार आते हैं, ये जीन इतने आते हैं, वो वगैरह। ये अभिषेक बच्चन में जो खिलंदड़पन है ना, इसमें एक गंभीरता है जी। वो तो है अमिताभ बच्चन से जी। और जो चुहलबाजी है वो खिलंदड़पन से अलग होती है। चुहलबाजी वो जया जी का मूल तत्व है। लोग तो पिछले कुछ वर्षों में जया जी के गर्मा गर्म स्टेटमेंट संसद में दिया, पपराजियों को डांट दिया, किसी के बारे में टिप्पणी कर दी, ये तो उसे देख के कहते हैं कि जया जी तो रूखी है और बहुत घटिया बोल। ऐसा नहीं है, जया जी के अंदर एक सबसे बड़ा खुलेआम खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर जी, वो है जया जी, एक बेलोस। बिल्कुल बिल्कुल बेलोस, वो अभिषेक बच्चन में वहां से है। तो लेकिन एक बात है, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी जितनी और उसी परिमाण में प्रतिभावान हो।
अभिषेक बच्चन को मालूम है बेहतर तरीके से कि वे एक सीमित प्रतिभा वाले हैं। जी, पिता की तरह माता की तरह असीमित अपरिमित प्रतिभा वाले नहीं हैं। इसीलिए वे कभी भी अपने सिर पर अपने पिता अपनी माता की लेगेसी का बोझ महसूस नहीं करते। उन्होंने हावी नहीं होने दिया है। जी। उन्होंने उन फिल्मों में जूता डालने की कोशिश ही नहीं। रिफ्यूजी के अलावा उनकी कोई फिल्म इस कैटेगरी में नहीं आती है, कोई भी नहीं। बल्कि उन्होंने तो वो हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में कर ली आराम से। मतलब जिन फिल्मों के लिए ये कहा जा सकता है कि ऐसी फिल्में भी बनती हैं, वो भी कर ली। अब भाई अमिताभ बच्चन साहब ने बूम कर ली तो वो हैप्पी न्यू ईयर क्यों नहीं करें? बिल्कुल। तात्पर्य क्या है वो एक अलग बात है, इसलिए वे अपने हिसाब से चुनते हैं। निजी जीवन में मजमा लूटना तो ये तो जिस आदमी का बाप गंभीर हास्य वाला हो। अब ये कई लोगों को पचेगा नहीं गंभीर हास्य क्या है, तो हास्य कोई छिछोरा ही थोड़ा ही होता है, बिल्कुल नहीं होता। हास्य बड़ा गंभीर भी होता है। जैसे ऋषिदा ने चलते चलते फिल्म बना दी थी, चुपके चुपके, क्षमा कीजिएगा, चुपके चुपके फिल्म बना दी थी। गंभीर हास्य, गंभीर हास्य क्या है? सुरेंद्र शर्मा वाला है। आपके चेहरे पे हंसी नहीं आती है लेकिन सामने वाले खिली खिला के हंस पड़ता है, घाव करे गंभीर वाला। बिल्कुल। और एक होता है महमूद टाइप, राजेंद्र नाट, जिसमें खुद जोकर बन जाते फिर हंसाते, ठीक है वो भी सही। तो वो तो अभिषेक बच्चन का निजी जीवन में वैसा होना उस कारण से और फिल्मों में इस कारण से। लेकिन यहाँ मैं आपके बिना पूछे एक बात कहूँगा, यहाँ मेरा ज्योतिषी जाग गया है और वो ज्योतिषी ये कहता है कि ऐसे लोगों के पिता जब तक फील्ड में होते हैं, एक्टिंग में मतलब करियर में या दुनिया में जब तक होते हैं तभी तक इनका करियर चलता है, अच्छा चलता है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कभी कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ना सही। फरदीन खान का उदाहरण है, अमित कुमार का उदाहरण है, ये देख लीजिए इनका क्या हुआ। तो लेकिन कुल मिलाकर अभिषेक बच्चन एक ऐसा बच्चा है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए कि उसने कम से कम अपने परिवार की परंपरा और मर्यादा पर लांछन नहीं आने दिया। शेष तो दुनिया है, सब ऊंच नीच चलती रहती है। अभिषेक बच्चन एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी परंपरा पर मर्यादा पर लांछन नहीं आने दिया, ये कहना है डॉक्टर कुमार गणेश जी का। हमारी ये जो बात है और भी लंबी हो सकती है क्योंकि हम उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने अमिताभ को अमिताभ बनते हुए देखा है, एक किंवदंती बनते हुए देखा है। लेकिन हमें बात को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन ख़त्म हम तब करेंगे जब डॉक्टर कुमार गणेश जी अमिताभ जी के लिए वो संदेश देंगे जो इनका ज्योतिषीय आकलन कहता है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कुमार गणेश जी अब पूरी की पूरी तरह से न तो ये फिल्म पंडित के रूप में हैं, न अमिताभ के जीवन में पूरी तरह से समझने वाले हैं, अब सिर्फ एक ज्योतिष के रूप में। मैं चाहूँगा इस जन्मदिन पर आप अमिताभ बच्चन को क्या राय देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये बताएं। मैं तो करबद्ध निवेदन करूंगा अमिताभ जी से, आपका नाम है अमिताभ, अनंत है आभा जिसकी, कोई अंत नहीं है। बस आप एक ध्यान रखिएगा, अगले 3 वर्षों में आप बच्चन साहब, सीनियर बच्चन साहब, अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य को बहुत संभाल कर रखिएगा। आप धरोहर है हिंदी सिनेमा और भारत की। स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का मोर्चा रह सकता है, अन्यथा फिल्मों की सफलता, अलंकरण, सम्मान ये तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी भी दिन आपके दरवाजे पर आकर खटखटा सकते हैं, दरवाज़ा खोलिए हम आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्हीं 3 वर्षों में आज की तारीख से जब आपका जन्मदिन है तभी से मान लीजिए 11 अक्टूबर 2024 से कि आप अपने पारिवारिक ताने बाने की तरफ विशेष से भी अधिक ध्यान दीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आप समेत आपके पूरे परिवार के साथ है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सहस्राब्दी के सुपर सितारे को। सदी के सुपर सितारे को इससे बेहतर और शुभकामनाएं क्या हो सकती है कि उनको चाहने वाले जब बात करते हैं तो उन पर 360 डिग्री पर बात करते हैं, आलोचनात्मक बात करते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश की बात हो चाहे हरीश बी शर्मा की बात हो, ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने अमिताभ को देखते देखते, उनको समझते समझते, बल्कि उनको चाहते चाहते अपने जीवन के 50 वसंत पार किए हैं। हम एक कविता से अपनी इस बातचीत को यहीं पे समापन करेंगे कि पहुंच सफलताओं के शिखर पर, करते सृजन सोपानों का फिर, रहते अविचल संवेदन से, लेकिन उद्वेलित आवेशित, है असंभव तुम सम होना,
है असंभव तुम सम होना, अभिनय की गलियों में खोना, संघर्षों के पथ पर बढ़ना, एक नया इतिहास ही रचना। अनंत अप्रतिम अमृतवसी, अनंत अप्रतिम अमृतवसी, ख्याति से विख्यात हुए तुम, आर्य वसुंधरा भारत ही क्या, विश्व क्षितिज के सूर्य बने तुम। तुम ही प्रेरणा पुंज हो मेरे, तुम ही प्रेरणा पुंज हो मेरे, काव्य पुष्प स्वीकार करें, अमित आस्था जुड़ी है तुमसे, अमित आस्था जुड़ी है तुमसे, जो जीवन में विश्वास भरे, जो जीवन में विश्वास भरे। लॉयन एक्सप्रेस की इस बातचीत के लिए आप मुझे और डॉक्टर कुमार गणेश को यहीं आज्ञा दीजिए, फिर ऐसे ही किसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए विदा।